गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का नित्य क्लासेस में। और गाइस आज हम डिस्कस करेंगे एक प्रैक्टिस सेट जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उसमें मिलने वाले हैं आप सभी को। तो जल्दी से आ जाइएगा, बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। 1 घंटे में 30 क्वेश्चन हमको डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने आता हुआ पहला क्वेश्चन किस तरीके से है, पढ़ लीजिएगा और जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है कि जब शिक्षक कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ समूह गतिविधि में नेत्रहीन शिक्षार्थी को भी शामिल करता है तो वह क्या करता है, ये आपको बताना है। कि वह नेत्रहीन शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने के लिए सभी शिक्षार्थियों की सहायता कर रहा है। बी, वह नेत्रहीन शिक्षार्थी का तनाव बढ़ा रहा है। सी, वह कक्षा में अधिगम के लिए बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। या फिर डी, वह समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रहा है। तो जल्दी से दीजिए जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने है फर्स्ट, और फर्स्ट का जवाब जल्दी से दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आए, अजय राज ने फर्स्ट ऑप्शन बताया है। नमस्कार अजय, कैसे हैं आप, स्वागत है आपका। बाकी सभी जो भी आते जा रहे हैं सभी के सभी को बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि पहला प्रश्न क्या है, देख लीजिए दोबारा से, फिर आंसर को हम बताते हैं। कि जब शिक्षक कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ समूह गतिविधि यानी कि सभी बच्चों को साथ लेकर कोई गतिविधि कराते हैं जिसमें नेत्रहीन शिक्षार्थी को भी इन्होंने शामिल किया है, किसने, अध्यापक ने। तो वहां पर क्या हुआ है, ये कौन सा कार्य हो रहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आंसर मुझे मिला है अजय की तरफ से। उन्होंने कहा है कि वह नेत्रहीन शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने के लिए सभी शिक्षार्थियों की सहायता कर रहा है। बाकी सभी जो भी क्लास में है सभी के सभी जवाब दीजिएगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको बताती हूँ कि सही जवाब क्या है। देखिए, जब कोई भी गतिविधि हम करते हैं और उस गतिविधि में सभी बच्चों को शामिल करते हैं, तो आपने देखा होगा कि समावेशी जो कक्षा होती है उसमें सभी बच्चों को, यानी कि आपने देखा होगा विशिष्ट बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, सामान्य बच्चे और जो कहते हैं ना दिव्यांग बच्चे, उन सभी को समान रखकर एक समान शिक्षा दी जाती है। आपने देखा है यदि हम नेत्रहीन शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति दिखाएंगे तो उसे कहीं ना कहीं मन ही मन एक बात घर कर जाएगी कि मैं सबसे अलग हूँ और मुझे क्या है, मुझे एक विकलांग समझकर अलग से सहायता, एक सहानुभूति जताई जा रही। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। डी आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। समझ में आया कि वह समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रहा है, क्योंकि समावेशी शिक्षा जो कहती है वह कहती है कि सभी को साथ लेकर चलो। तो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, जल्दी से बता दीजिएगा एक बार भाई क्लियर हुआ, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम। आगे चले तो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आता हुआ क्वेश्चन किस तरीके से है देखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आप सभी के सामने, क्लियर हुआ ना सभी को। चलिए तो देखिए यहाँ पर, एक सेकंड मैंने मैसेज कर दिया है सभी को, दुष्यंत कुमार डी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, कॉल वर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में चिंतन करते हैं कब, अलग अलग ढंग से, अलग अलग उम्र में, अलग अलग चरणों में एक ही ढंग से, संदर्भ के अनुसार या माता पिता द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार। तो जल्दी से बताइएगा दुष्यंत, बिल्कुल लॉक कर दिया है मैंने। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सभी के सामने है। आकांक्षा गुड मॉर्निंग, कैसे हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉल वर्ग का सिद्धांत सभी ने पढ़ा होगा, उसमें पूछा है कि सही और गलत के बारे में चिंतन करते हैं कब। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बता दीजिएगा। हेलो अंजू रानी, दुष्यंत, नमित, आरती पटेल, ऋषभ, स्वागत है आप सभी का। राकेश जी बहुत बहुत स्वागत सभी का। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सभी के सामने, जल्दी से दीजिएगा जवाब। कॉल वर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में चिंतन करते हैं कब। तो यहाँ पर दिया है ए आंसर नमित जी ने। हेलो नरकेश, तो देखिए ए आंसर आप सभी का मुझे मिलने लगा है। कॉल वर्ग की जो आपने देखे होंगे, कॉल वर्ग के अनुसार यदि सही और गलत के बारे में चिंतन करता है बच्चा कैसे, तो आपने देखा है कि 3
स्तर पे इसको बांटा गया है, जिसकी 6 अवस्थाएं हैं। एक स्तर की दो अवस्थाएं हैं, ठीक है। अब उसमें यदि पहली अवस्था में देखें तो बच्चा क्या करता है, बच्चे को सही गलत के बारे में नहीं पहचान होती है। जो उसको दिखाया जाता है, जो उसको समझाया जाता है, सिर्फ उसी को वो सही मानता है। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि अलग अलग ढंग से अलग अलग उम्र में, यानी कि ये आंसर जो होगा वो उसका सही जवाब होगा, ठीक है। ए को लॉक किया जाता है। बाकी देख लेते हैं। क्लास नहीं रुकी है। एक सेकेंड रुक जाइएगा, नेट बंद हो गया है यहाँ से, प्लीज 1 मिनट। आप बताइएगा, ठीक है ना, भी क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, अलग अलग ढंग से अलग अलग उम्र में। आगे देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कैसे है, देखिए। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी सही स्थिति है। तो देखिए, किसी भाषा की मूल भाषी त्रुटियां, किसी भाषा की मूल भाषी त्रुटियां करते हैं, जबकि अस्थानीय भाषी गलतियां या चुप करते हैं। बी, यदि सुधार की आवश्यकता है तो इसे तुरंत किया जाना चाहिए। सी, देखिए सी ऑप्शन, यदि सुधार की आवश्यकता है तो इसे प्राय तुरंत नहीं किया जाना चाहिए। या फिर डी, त्रुटियों के तत्काल सुधार के परिणाम स्वरूप सकारात्मक पुनर्बलन होता है। तो देख ले क्वेश्चन और सोच समझ के जवाब दें। क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने है थर्ड, और इसका क्या होगा जवाब, जल्दी से बताएं। एक बार बता दीजिएगा। अब तो सब कुछ ठीक है ना, राकेश, अंजू, अब क्लियर है ना। आरती, वो ऐसा हुआ था कि अभी नेट बंद कर दिया था, स्विच ऑफ किया था तो नेट भी साथ में बंद हो गया था, तो उस वजह से आपको लगा कि नेट गया, लेकिन नेट बिल्कुल सही है, ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जल्दी से क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख लीजिए और जवाब दीजिए, ठीक है। आंसर मिलना चाहिए, थर्ड का डी आंसर मुझे मिला है। बाकी नमित जी ने भी कहा है डी आंसर, और भाई जल्दी से बताएं, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है। तो देखिए, त्रुटियों के तत्काल सुधार के परिणाम स्वरूप जो क्या होता है, सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है। यदि कोई बच्चा त्रुटि कर रहा है और उसको साथ ही साथ उसको सुधार में लाया जाए, बच्चे को बहुत प्यार से समझाया जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, जो अवसर बच्चे को, मान लीजिए कोई बच्चा गलती कर रहा है, उसे बहुत सारे अवसर दे, और अवसर के साथ साथ क्या होगा, प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आता है, और जब बच्चा प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आता है तो वहां पर सकारात्मक पुनर्बलन होने लगता है। तो आपका डी आंसर जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छे से दिया है जवाब सभी ने, डी को लॉक किया जाता है। आगे देखिएगा, मिश्रित आयु के छात्रों को, मिश्रित आयु वर्ग के छात्रों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विकासात्मक अवस्था, उनके माता पिता का व्यवसाय, या फिर सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। तो जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का क्या होगा जवाब। भाई आप सभी के सामने है कि मिश्रित आयु वर्ग के छात्रों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए क्या डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो नरगिस आंसर दीजिए। अंजलि नमस्कार, कैसे हैं। दुष्यंत क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर जो भी मेरी क्लास में है, अभी भी वीडियो रुक रहा है, प्लीज बताएं। आरती 1 सेकेंड, बस 1 मिनट। फोर्थ का डी आंसर। अच्छा ये बताइए, वीडियो क्लियर है या नहीं, कोई प्रॉब्लम है क्या, बफरिंग का प्रॉब्लम है या फिर कोई दिक्कत है, प्लीज पहले मुझे बता दीजिएगा। अजय, काजल, नरगिस, सब कुछ ओके है या नहीं। नरगिस अब दिख रहा है, बताइएगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर मुझे मिला है वो मिला है क्या, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। देखिए, मिश्रित आयु वर्ग के छात्रों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। किसमें, तो आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, विकासात्मक अवस्था, एक
विकासात्मक अवस्था का जो ज्ञान होता है, विकासात्मक अवस्था की हम बात करें तो विकास, इस क्वेश्चन का पहले सही जवाब बता दूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, विकासात्मक अवस्था। अब क्यों होगा? मिश्रित आयु वर्ग के छात्रों की कक्षा से व्यवहार, बात की जा रही कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए विकासात्मक अवस्था का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विकासात्मक का मतलब क्या है? संज्ञानात्मक अवस्था, संज्ञानात्मक विकास का ज्ञान। आपने देखा होगा संज्ञानात्मक विकास के आधार पर आप पहचान कर पाएंगे कि कौन सा बच्चा किस आयु में किस तरीके से सीखना पसंद करता है और उसे किस तरीके से सिखाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये ज्ञान एक शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि कक्षा में किसी भी प्रकार, कक्षा में बच्चे के व्यवहार को समझने के लिए संज्ञानात्मक व्यवहार, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक या फिर कह सकते हैं विकासात्मक अवस्था के बारे में ज्ञान होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे डी आंसर नहीं होगा कि सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी है। भाई एक किसी बच्चे की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी है, इसके बारे में शिक्षक को ज्यादा मतलब नहीं होता है। क्यों नहीं? क्योंकि आर्थिक स्थिति के बारे में, कौन बच्चा किस वर्ग से आ रहा है, कैसे घर से आ रहा है, इससे क्या ताल्लुक है। तो यहाँ पर विकासात्मक अवस्था जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो डी आंसर सही नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और ए आंसर भी इस क्वेश्चन में नहीं माना जाएगा। तो बी आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है आरती, क्लियर हो गया होगा? एक बार बता दीजिएगा वीडियो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? भाई कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज एक बार बता दीजिएगा। सब ठीक है ना? चलिए, तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सबसे अधिक और जटिल सामाजिकरण होता है, क्वेश्चन आप सभी के सामने है, देख लीजिएगा। व्यक्ति के जीवन प्रयत्न में किशोर अवस्था के दौरान, पूर्व बाल्य अवस्था के दौरान या प्रौढ़ अवस्था के दौरान, जल्दी दीजिएगा जवाब। देखिए सबसे अधिक जटिल सामाजिकरण होता है कब होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए व्यक्ति के जीवन में, यानी कि जीवन प्रयत्न यानी कि पूरे जीवन भर, किशोर अवस्था के दौरान, पूर्व बाल्य अवस्था के दौरान या फिर प्रौढ़ अवस्था के दौरान। आंसर दीजिएगा क्या है इस प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ पर आपके आंसर का मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी से जवाब मिलना चाहिए। तो आपके आंसर भी आने लगे हैं और देख लेते हैं सही जवाब क्या है। तो फिफ्थ का सी बी आंसर मुझे मिला है। बी आंसर काजल, आकांक्षा, दुष्यंत, अंजू, कांति, गौतम, सभी ने दिया है भाई कि बी आंसर। सभी जानते हैं जटिल सामाजिकरण की बात करें तो वहां पर बच्चे को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो अवस्था है किशोर अवस्था के दौरान। आपने देखा भी होगा एशनले हॉल ने कहा है कि किशोर अवस्था बहुत ही संघर्ष, दबाव और तूफान की अवस्था है। तो यहाँ पर बी आंसर जो होगा एकदम सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट। मैं अच्छी हूँ अनुराग, आप कैसे हैं? संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता और शैक्षिक संवाद क्या है ये आपको बताना है। अधिगम की सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। पी देखिए तो यहाँ पर संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता के बारे में पूछा है तो चार आपके सामने आंसर है। आगमन प्रणाली यानी कि आगमन तर्क वितर्क के अनुप्रयोग पर आधारित किसी भी पाठ्य सामग्री के जो व्यवस्थित संगठन पर बल दिया जाता है। डी दक्षता प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या है इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, जल्दी से दीजिएगा जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 का ए आंसर मिला है मुझे अनुराग की तरफ से। राकेश जी ने भी ए आंसर दिया है, बी दिया है मुझे नमित जी ने। अजराज ने कहा है डी। देखिए संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता की बात की जा रही है। यहाँ पर संज्ञानात्मक प्रशिक्षक की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक अनुदेशनात्मक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है और इसमें यह भी देखा जाता है कि बच्चे की सामाजिक गतिविधि क्या है, बच्चे समाज में कैसी प्रक्रिया कर रहा है और उन्हीं अनुदेशों के आधार पर बच्चे को क्या है, बच्चे को अधिगम कराया जाता है। आपने देखा होगा कि क्लास में हर तरह के बच्चे आते हैं, हर एक बच्चा अलग अलग पृष्ठभूमि से आता है। तो पहले ऐसा नहीं है कि शिक्षक एक ही बच्चे को आधार बनाकर अपनी जो शिक्षण प्रणाली है उसको शुरू कर दे। वो सभी बच्चे को देखता है कि कौन किस वर्ग से आया, यानी कि गांव से भी कुछ बच्चे होते हैं, कुछ अलग फील्ड से आते हैं। तो उन सबको ध्यान में रखकर उनकी सामाजिक गतिविधि के रूप में यानी कि उनके अधिगम को स्टार्ट करते हैं, उनके अधिगम की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपका ए आंसर जो होगा वो सही जवाब होगा।
अनुराग बहुत अच्छे से दिया है जवाब। अंजलि वर्मा बी नहीं होगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा। आरती पटेल क्लियर है या नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है ये आपको बताना है। तो देखिए, शारीरिक विकास पर्यावरण, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, सामाजिक विकास पर्यावरण या भावात्मक विकास परिपक्वता। तो आपको एक ऐसा ऑप्शन देखना है जिसका सुमेलित मेलित बिल्कुल सही है, बाकी 3 का गलत है। तो कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने है। कौन सा क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने है? 7। तो जल्दी से दीजिएगा जवाब, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आंसर दीजिएगा सभी। भाई आंसर दीजिए। अनुराग जो भी क्लास में है, ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, और कोई डाउट हो तो भी मेरे से पूछें, ठीक है। काजल जी ने कहा है सी, दुष्यंत ने कहा है सी, अनुराग, दुष्यंत सभी का मानना है सी। तो देखिए यहाँ पर हम देखें शारीरिक विकास में हम देखते हैं अनुवांशिकता को सबसे मुख्य रूप में देखते हैं। और बात करें संज्ञानात्मक विकास, तो संज्ञानात्मक विकास का संबंध जो होता है वो हमारे बौद्धिक स्तर से होता है। बात करें भावात्मक विकास, ये हमारे संवेगों पर होता है। और बात करें सामाजिक विकास ये हमारे वातावरण यानी कि पर्यावरण से संबंधित है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो होगा 7 का कौन सा आंसर? सी आंसर, सामाजिक विकास पर्यावरण बिल्कुल सही है। और बहुत अच्छे से दिया है आप सभी ने जवाब। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में पोलियो से 3 बच्चे प्रभावित हैं। खेल की कालांश में उन्हें अब क्या किया जाएगा ये आप देखिएगा। कोने में बैठाया जाना चाहिए ताकि वे खेल का आनंद ले सके। बी, अन्य बच्चों के साथ उचित खेल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सी, केवल इंडोर गेम्स में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। या फिर डी, कक्षा में सभी छात्रों के साथ खेलने के लिए विवश किया जाना चाहिए। तो जल्दी से बताएं क्या है इस प्रश्न का उत्तर। आंसर दीजिए सभी के सभी। जो भी क्लास में है, अनुराग ने कहा है बी ऑप्शन। कांति जी आपका क्या है? कांति गौतम किस क्वेश्चन का आंसर दिया है आपने? बी बी बी, सभी का मानना है बी। शाबाश, बहुत अच्छे से दिया है जवाब, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। भाई पोलियो से 3 बच्चे प्रभावित हैं तो उन्हें क्या है, उनको यदि आप कोने में बिठाएंगे तो बच्चे क्या है, उनको फिर से वही हीन भावना जो बच्चे को बहुत जल्दी उसको जकड़ लेती है, तो कोने में नहीं बिठाएंगे। इंडोर गेम जो घर में खेलने वाले गेम्स होते हैं उनकी अनुमति भी नहीं देंगे, ना ही उनको विवश करेंगे, जबकि उनको प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, तो आपका बी आंसर जो है बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छे से दिया है आप सभी ने आंसर, शाबाश। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बता दीजिएगा दिख रहा है या नहीं। इस बात पर अधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों और लड़कियों में उनकी आनुवंशिक घटकों के कारण क्षमताओं का विशिष्ट समूह होता है। अब देखिएगा इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप किसके साथ हैं। फर्स्ट, लड़कियों को देखभाल करने के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसी भावनाओं के लिए हतोत्साहित किया जाता है। बी, यौवनागमन के बाद लड़के और लड़कियां एक दूसरे के साथ नहीं खेल सकते हैं क्योंकि उनकी रुचियां पूरी तरह से विपरीत होती हैं। सी, सभी लड़कियों में कला की अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर होने के लिए अंतर्निहित आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। डी, लड़के देखभाल करने वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे उसी तरह के पैदा होते हैं। क्वेश्चन को पढ़े, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आंसर दें। तो यहाँ पर सबसे पहले मिला है मुझे अंजू रानी जी का आंसर। अंजू जी ने कहा है कि सी ऑप्शन। तो पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना कि वो पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कांति जी गौतम ने कहा है बी, काजल ने कहा है सी, बाकी और सभी अनुराग, ऋषभ, आकांक्षा, नमित, भाई सभी कहाँ है, संजय, सभी के सभी जवाब दीजिएगा सी। प्रियांशी जी गुड मॉर्निंग, नरगिस ने कहा है सी। देखिए इस बात पर अधिक वाद विवाद होता है। वाद विवाद का मतलब आप जानते हैं कि हर एक व्यक्ति अपना पक्ष रखता है कि क्या लड़कों और लड़कियों में उनकी आनुवंशिक घटकों के कारण क्षमताओं का विशिष्ट समूह होता है।
तो इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप किसके साथ हैं? ठीक है, अब आपने बताया है भाई कौन सा ऑप्शन, आपने सी ऑप्शन भी बताया है, आपने बी ऑप्शन भी बताया है। तो पहले सी बी को ही देख लेते हैं, बाद में चलते हैं आगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सभी लड़कियां यानी कि सभी लड़कियों में कला के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर होने के लिए अंतर्निहित आंशिक व अनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। क्या ये प्रतिभा लड़कों में नहीं पाई जाती? क्या ये प्रतिभा लड़कियों में नहीं पाई जाती? यदि आप देखें तो इसमें कहीं ना कहीं क्या है, वाद विवाद। भाई ये तो आपने देखा है, हर कोई कहता है, जो पुरानी परंपराएं चली आ रही है कि लड़कियां जो होती है वो घरेलू कार्यों में, कला जैसे कार्यों में, साथ ही साथ जो लड़के होते हैं उन्हें बाहर की फील्ड, जो भी बाहर का फील्ड होता है उससे रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उनके लिए मतलब तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सी आंसर जो है गलत हो जाएगा। देखिए बी आंसर, यौवनागमन के बाद लड़के और लड़कियों की जो मतलब एक साथ नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी रुचियों में कहीं ना कहीं रुचियां विपरीत हो जाती हैं। तो ये भी क्या है भाई, कहीं ना कहीं लिंग रूढ़िबद्धता को दिखाता है। ठीक है, अब डी आंसर की बात करें, लड़के देखभाल कर रहे नहीं हो सकते, मतलब लड़के देखभाल करने वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे उसी तरह के पैदा होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये सब परवरिश, वातावरण का परिणाम ही होता है। तो यहाँ पर आपका डी आंसर भी नहीं होता। अब देखिएगा ए ऑप्शन को, लड़कियों को देखभाल करने के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है। बिल्कुल सत्य बात है ये। आप किसी भी फैमिली में जाइए, किसी भी समाज में जाइए, वहां पर लड़कियों को बहुत सारे नियम समझाए जाते हैं, क्योंकि एक लड़की कहीं पर बेटी, कहीं पर बहू, कहीं पर माँ, ये सारे के सारे जो भी होते हैं वो सारे के सारे भाई फर्ज, सारे के सारे रिश्ते सभी को निभाने के लिए उसे सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है। दूसरी बात, यदि किसी बात पर लड़के रोने लग जाते हैं या वो अपनी बात को अपने मन में नहीं कर, मतलब कहते हैं ना कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं कि वो जाहिर करते हैं रोकर, जबकि लड़के यदि किसी बात पर रोने लग जाए तो उसको उसका समाज, उसकी फैमिली, उसका आस पड़ोस सब क्या कहेंगे, अरे ये भाई कैसे लड़कियों जैसे रो के दिखा रहा है, तो उसको हतोत्साहित किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, इसीलिए आपका ए आंसर जो होगा वो सही जवाब होगा। अब देख लेती हूँ आपके कमेंट्स क्या कह रहे हैं। ठीक है, मैंने अभी तक आप सभी के कमेंट्स नहीं देखे हैं, एक बार मुझे बता दीजिएगा कि ए ऑप्शन से आप सहमत हैं या नहीं। भाई लड़कियों को सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, और यदि कोई लड़का भाई रोने लग जाए तो उसे हर कोई, उसके फ्रेंड्स, उसकी बहन, उसे हर कोई, उसकी फैमिली मेंबर्स क्या लड़कियों की तरह रोकर दिखा रहा है, ऐसे बोला जाता है ना। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। क्लियर हुआ, समझ में आ गया? बताइएगा एक बार भाई, समझ में आया? आगे चले तो देखिए, व्यवहारगत समस्याओं की रोकथाम करने में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावशील है? अब देखिए, समस्या वाले बच्चों को सारा दिन पुस्तकालय में बैठाना, बी संघर्ष से निपटने के लिए बच्चे को आक्रामक रहित तरीके प्रदान करना, सी अपने व्यवहार के लिए खेद महसूस करने के लिए समस्या वाले बच्चे को विवश करना, या फिर कक्षा में समस्या वाले बच्चे का बहिष्कार करना। तो जल्दी से कर दीजिएगा कमेंट, क्या होगा इसका सही जवाब? हाँ बिल्कुल आंसर देना चाहिए। सही और गलत की पहचान तो बाद में होती है, पहले आप जो भी आपको उचित लगता है वो आप आंसर दें। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर मुझे मिला है वो मिला है बी ऑप्शन। पर जल्दी से दीजिएगा, व्यवहारगत समस्याओं की रोकथाम करने में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावशील है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही कहा सभी ने, सभी का आंसर बहुत बढ़िया मुझे मिला है कि संघर्ष से निपटने के लिए बच्चे को आक्रामक रहित तरीके प्रदान कराना, यानी कि बिल्कुल सही जवाब आप सभी ने बताया है। यहाँ पर क्या है, किसी भी कार्य को लेकर उस पर चर्चा करना, साथ ही साथ भाई एक दूसरे से विचार विमर्श करना, और यहाँ पर क्या आक्रामक व्यवहार नहीं अपनाना होता है, आक्रामक रहित व्यवहार अपनाना होता है। तो आपका बी आंसर जो होगा वो सही जवाब है। आगे देखिए नेक्स्ट, चलिए
देखिए क्वेश्चन है जीन पियाजे के सिद्धांत से कि पियाजे के अनुसार विकास के पहले चरण यानी कि जन्म से लगभग 2 वर्ष की जो अवस्था होती है के दौरान सबसे अच्छे तरीके से सीखता है। कौन से तरीके से सीखता है वो आपको बताना है। तो देखिए, इंद्रियों का उपयोग कर कर, तटस्थ शब्दों को समझकर, अमूर्त चिंतन से चिंतन कर कर, या भाषा के नए ज्ञान प्राप्त करने का अनुप्रयोग कर कर। तो जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्या है इसका सही आंसर। हाँ अनुराग, आपने जल्दी जवाब दिया है, सभी बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं। तो देखिए जल्दी, जो भी इस क्लास में बहुत ही इजी है। तो देखते हैं यहाँ पर नमित जी का आंसर मुझे सबसे पहले मिला है और नमित जी ने कहा है कि फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आरती, चलिए तो 11 क्वेश्चन का ए आंसर आप सभी ने दिया है, बहुत बढ़िया जवाब सभी का। भाई पियाजे के अनुसार विकास का पहला चरण यानी कि आप सभी जानते हैं इंद्र जनित गामक अवस्था, एक ऐसी अवस्था जो 0 से 2 वर्ष मानी जाती है और उसमें बच्चा अपने मस्तिष्क का प्रयोग नहीं करता है, अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है। नेत्रों के द्वारा वो अपने माता पिता को, अपने जो भी उसके सगे संबंधी होते हैं उनको पहचानता है, इस वो त्वचा के द्वारा स्पर्श करता है, नाक की गंध से महसूस करता है, कानों से वो सुनता है। तो यहाँ पर इंद्रियों का प्रयोग करके बिल्कुल सही जवाब है फर्स्ट, और इसको किया जाता है लॉ। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट, किस अवस्था में बच्चा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, किस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व का प्रदर्शन करता है। ये क्वेश्चन काफी बार आया है और मैंने देखा है कि इस क्वेश्चन में आप लोग कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं। तो जल्दी से बताइएगा कि किस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व का प्रदर्शन करता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ज्ञानेंद्रिय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले और सही मिलता है। जीएस स्टडी, बहुत बढ़िया आंसर आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर 12 का बी आंसर, क्या बात है नमित, अनुराग और ममता, इनका मिला है सबसे पहले आंसर। तो यहाँ पर देखिएगा, अच्छा दुष्यंत, आंसर किसी का भी पहले सही, जो भी मुझे दिखते हैं ना कमेंट से आते हैं तो ऊपर जाते रहते हैं, तो जो कुछ टाइम मेरा क्वेश्चन पढ़ने में निकल जाता है तो आप लोग, चलिए तो बी भी आंसर यहाँ पर सभी ने मुझे दिया है। कुमार, देखिए यहाँ पर सूर्यांश जी ने कहा है कि भाई यहाँ पे डी आंसर होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा वस्तु स्थायित्व का प्रदर्शन करता है, यानी कि मान लीजिए एक घर है, ठीक है, बच्चा 0 से 2 वर्ष की अवस्था में होता है, उस बच्चे की माँ घर के किसी कोने में काम कर रही है, तो बच्चा कहीं ना कहीं यह अनुमान लगा लेता है कि बेशक उसकी माँ उसकी नजरों के सामने नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो है, और जाकर वो उसको ढूंढ निकाल लेता है। तो वस्तु स्थायित्व का जो प्रदर्शन होता है वो ज्ञानेंद्रिय अवस्था यानी कि 0 से 2 वर्ष के बीच में होता है, और सही जवाब जो होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। बहुत अच्छे से आंसर दिया है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको इसी में से पूछ लेती हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है दुष्यंत। तो देखिए आत्म केंद्रित अवस्था, आत्म केंद्रित भाई बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आत्म केंद्रित अवस्था कौन सी अवस्था को कहा जाता है भाई, जल्दी से बताइएगा। अच्छा अनुराग, देखिए खुशी हमें भी होती है बहुत, और अच्छा लगता है कि अब क्लास में लर्नर काफी आते हैं। आत्म केंद्रित अवस्था की बात कर रहे हैं हम, तो आत्म केंद्रित अवस्था जीन पियाजे की कौन सी अवस्था है, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन इसी में से है, हो सकता है वो वस्तु स्थायित्व की जगह आत्म केंद्रित अवस्था पूछे तो आप क्या लगाएंगे, ABCD, जल्दी से बताइएगा, आंसर दीजिएगा। देखिए औपचारिक मुझे बताया है कांति गौतम ने, इसके अलावा जो भी मेरी क्लास में सभी के सभी जवाब दे। भैया आंसर बताइएगा कि आत्म केंद्रित अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है, औपचारिक, ज्ञानेंद्रिय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर 3 से 6 वर्ष, आरती पटेल, काजल ने भी कहा है, तो बहुत बढ़िया जवाब, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को आत्म केंद्रित अवस्था कहते हैं। ठीक है आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आता हुआ क्या है, अधिगम अक्षमताएं हैं। अधिगम अक्षमताएं क्या है, वस्तुनिष्ठ तथ्य और संस्कृति का निर्धारण करने में संस्कृति की कोई भूमिका नहीं होती। डिसलेक्सिया का पर्याय है। सी, औसत या औसत से ऊपर,
अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में भी मौजूद होती है, या फिर समय और हस्तक्षेपों की प्रकृति का निरपेक्ष अपरिवर्तनीय नहीं होता है। तो आपको बताना है कि अधिगम अक्षमताएं क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने है 13 और इसका दीजिएगा जवाब, आंसर दें। अंजू कोई बात नहीं, सीडीपी आपको नहीं आती है लेकिन आप सही जगह आए हो। ठीक है, आपको यदि आप डेली क्लासेस लेंगे यहाँ पर तो आपको सीडीपी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर बी आंसर मुझे मिला है और आरती पटेल ने कहा है डिसलेक्सिया का पर्याय है, और काजल ने भी कहा है कि डिसलेक्सिया, अंजलि वाह सभी ने माना है डिसलेक्सिया। अनुराग भाई आप रह गए हो, नमित आपने क्या बताया? नमित ने भी बी ऑप्शन बताया है। ठीक है, चलिए शाबाश, सभी ने कहा है सीखने का पठार। भाई अनुराग सीखने का पठार, आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अनुराग भाई मैंने कहा सी ऑप्शन, दीपक कुमार। चलिए, अधिगम अक्षमताएं किसे कहते हैं? अधिगम अक्षमताएं वह अक्षमताएं होती हैं जिसमें बच्चे को पढ़ने में, लिखने में, समझने में और या फिर देखने में, चलने में, उठने में, मैथ में, इन सब में क्या होती है? बोलने में, इन सब में कठिनाई होती है। ठीक है, यदि आप सभी अधिगम अक्षमताओं को डिसलेक्सिया का पर्याय मानेंगे तो कैसे चलेगा? डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया एक पठन विकार होता है जिसमें लिखी हुई पाठ्य पुस्तक को बच्चा पढ़ नहीं पाता है। जो लिखा हुआ है बी को क्या समझ लेता है? वो बी को डी समझ लेता है। ठीक है, और क्या है यहाँ पर 6 को क्या है? 6 वो हर किसी बात को उल्टा लेकर चलता है। तो डिसलेक्सिया का पर्याय हम नहीं कह सकते। हाँ, ये जरूर है कि अधिगम अक्षमताओं में एक विकार डिसलेक्सिया भी होता है। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अधिगम अक्षमताएं डिसलेक्सिया का ही पर्याय माना गया है, बिल्कुल गलत। तो इसीलिए बी ऑप्शन को काट दिया जाता है। अब यहाँ पर सही आंसर की बात की जाती है। अब सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर में दीपक कुमार, बहुत अच्छे से दिया है जवाब आपने। भाई अधिगम अक्षमताएं जो होती है, देखिए अधिगम अक्षमताओं में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। ये जो दिक्कतें होती हैं, ये जो समस्या होती है वो किसी भी बालक में हो सकती है। औसत वाले बच्चों में भी हो सकती है, औसत से ऊपर वाले बच्चों में भी हो सकती है, और ऐसा नहीं कि जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है तो इनमें ये समस्या नहीं होती। कभी ना कभी इस समस्या से वो भी जूझते हैं। तो आपका सी आंसर जो होगा वो सही जवाब होगा। अब बताइएगा कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आंसर दीजिए। भाई समझ में आ रहा है? कोई भी दिक्कत आपको ना समझ में आया हो तो फिर मुझे बताइएगा। अमोल कुमार, शिखा यादव, आरती पटेल, भाई जल्दी से बताइएगा। शिखा यादव भाई बताइए, क्लियर है? तो आप डिसलेक्सिया का पर्याय बिल्कुल भी मत लगाइएगा। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो देख लेते हैं क्या है। ओके, चलिए आरती, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के दृष्टिकोण के बीच प्रमुख अंतर संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। व्यवहारवादी सिद्धांतों की आलोचना से, बच्चों के लिए उन्नत वातावरण प्रदान करने की भूमिका से, या फिर बच्चों और भाषा और विचार के विषय में उनके विचारों से, या फिर डी ऑप्शन ज्ञान और सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की अवधारणा से। तो यहाँ पर क्या होगा सही जवाब? जल्दी से दीजिएगा। वाइगोत्स्की और जीन पियाजे की बात की जा रही है, तो जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर 14 का सी आंसर मुझे मिला है, और देख लेते हैं सी आंसर। बहुत अनुराग, संजय, नमित, शिखा, काजल, आरती पटेल, प्रियांशी, दीपक, शाबाश, क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया जवाब। देखिए वाइगोत्स्की तथा पियाजे के दृष्टिकोण से हम देखें तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने विकसित किया। अब यदि हम देखें तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो भाषा है ना, वो आत्मसातीकरण से संज्ञानात्मक विकास पर बल देती है, जबकि जो पियाजे है ना, पियाजे के अनुसार जो उनकी भाषा है, भाषा अपने विकास के लिए वो अपने विचार पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर भाषा और विचार के विषय में उनके विचारों से बिल्कुल, इनमें दोनों में अंतर उन्होंने बताया है। एक ने भाषा को और एक ने विचार को पहले बताया है। तो सी आंसर जो होगा वो सही जवाब होगा। बहुत अच्छे से पहचाना है आप सभी ने अपना आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप सभी के सामने, तो देख लीजिएगा। प्रतिक्रिया का विलोप होना,
अब देखिए, प्रतिक्रिया का विलोप होना किसके बाद अधिक कठिन हो जाता है? आंशिक पुनर्वलन के बाद, सतत पुनर्वलन के बाद, दंड के बाद या मौखिक भर्त्सना के बाद? तो जल्दी से बताएं, प्रतिक्रिया का विलोप होना किसके बाद अधिक कठिन हो जाता है? जल्दी से दीजिएगा जवाब भाई, यहां पर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने है 15 और यहाँ पर इसका आंसर सभी को बताना है। जल्दी से दीजिएगा जवाब। आपके आंसर का वेट किया जा रहा है। भाई आंसर दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपके आंसर का वेट होता हुआ और बहुत अच्छे से जवाब भी दिया है। भाई क्या बात है, आप सभी के आंसर बहुत अच्छे से मुझे मिल रहे हैं। 15 का जो आपने आंसर दिया है वो फर्स्ट ऑप्शन दिया है, आंशिक पुनर्वलन, बहुत अच्छे से दिया है। आंशिक पुनर्वलन इसका आंसर है। आंशिक पुनर्वलन जो होता है सतत पुनर्वलन की अपेक्षा क्या होता है? अधिक। कैसा माना जाता है? देखिए, आंशिक पुनर्वलन छोटे छोटे कार्यों को विभाजित करता है और इस पुनर्वलन को क्या है? एक निरुद्देश्य के लिए, एक कैसे ढंग से, बेतरकीब ढंग से इसको अपनाया जाता है, जिसमें जो भी प्रतिक्रिया की जाती है उसका विलोप हो जाता है और कार्य बहुत कठिन बन जाता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसीलिए ए को किया जाता है लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब बच्चा अवधारणाओं को विकसित करने के लिए शिक्षक से सहायता लेता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो देखिएगा और जल्दी से दीजिएगा जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? देखिए, यहाँ पर 16 क्वेश्चन चल रहा है। मुकेश पाल जी, आप ना एक बार दोबारा से बैक करके आइएगा। मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा पीछे 14 नहीं 16 क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, जब बच्चा अवधारणाओं को विकसित करने के लिए शिक्षक से सहायता लेता है तो वह क्या कहलाता है? तो यहाँ पर सभी के ही जवाब बहुत अच्छे से मुझे मिल रहे हैं और इस जवाब में सभी ने दिया है मुझे। देखिएगा, स्कैफोल्डिंग यानी कि मचान ढांचा से कहा जाता है। और आपने देखा है कि भाई जब बच्चा किसी भी अवधारणा को सीखता है तो उसे एक शिक्षक की सहायता लेनी पड़ती है। तो इस सहायता को क्या कहा जाता है? इसे स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। बिल्कुल, लेव वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में स्कैफोल्डिंग का नाम दिया है। तो बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, एक जेटपीडी, दूसरा है स्कैफोल्डिंग, दोनों में अंतर होता है। अब देखिएगा आगे, आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बाद कार्यान्वयन के बाद कक्षाएं कैसी हो गई हैं? आयु के अनुसार अधिक समजातीय, आयु के अनुसार अधिक विषमजातीय, अप्रभावित है, क्योंकि आरटीई विद्यालय में कक्षा की औसत आयु पर प्रभाव नहीं डालता है, या फिर लिंग के अनुसार समजातीय है। तो देखिए और क्वेश्चन को इसका आंसर बताइएगा। बिल्कुल, वाइगोस्की एकदम सही कहा। जीएस स्टडी, बहुत बढ़िया जवाब सभी का। आरती पटेल, प्रियांशी, अर्जुन, आकांक्षा, नरगिस, काजल, बहुत अच्छे से सभी ने जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास है। देखिएगा कि क्या होगा इसका आंसर, तो जल्दी से जवाब दीजिए। तो यहाँ पर सी आंसर मुझे मिला है, ए आंसर भी मुझे मिला है और सी आंसर भी मुझे मिला है। अब देख लेते हैं। तो देखिए, जिन्होंने भी दिया है आयु के अनुसार अधिक समजातीय होना, बिल्कुल सही है। यानी कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर आयु के अनुसार कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। इस आयु वर्ग में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के समूह को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम अपनाया गया था। तो आपने देखा होगा कि इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि लड़कियों के लिए है या फिर लड़कों के लिए है। इसमें सभी बच्चे जो 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चे होते हैं, सभी को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, जिन्होंने भी सी आंसर बताया है बताइएगा। हाँ अनुराग, बिल्कुल, इसके फोल्डिंग के बारे में अभी सिर्फ मैं आपको बता सकती हूँ इतना कि इसके फोल्डिंग में जो भी आपको सहायता दी जाती है वो अस्थायी होती है। अब देखिए, मैं आपको पहले टाइम, मेरे पास अभी आपके 12 क्वेश्चन और बचे हैं, 13 क्वेश्चन और बचे हैं और टाइम मेरा सिर्फ और सिर्फ कितना बचा है?
20 मिनट्स बचा है, तो उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ इतना चलिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ जब आपने पूछा है, क्योंकि यदि हो सकता है कि आपने पूछा है लेकिन और बच्चे इससे ना चाह रहे हो तो दिक्कत हो जाती है, फिर बच्चे जाने लगता है क्लास छोड़कर। तो देखिए स्केप फोल्डिंग और आपका जेडपीडी और स्केप फोल्डिंग की हम बात करें, स्केप फोल्डिंग में जो सहायता दी जाती है वो लगातार दी जाती है, स्थायी सहायता होती है, ठीक है। और यदि हम बात करें जेडपीडी में स्थायी होती है और स्केप फोल्डिंग में होती है अस्थायी सहायता। अस्थायी का मतलब क्या है, यानी कि जब एक बार किसी बच्चे की हम मदद कर देते हैं तो वह मदद ऐसा नहीं कि आगे तक चलती रहेगी, बच्चा उसमें निपुण हो जाता है और वह मदद क्या होती है, समाप्त हो जाती है। स्थायी का मतलब क्या होता है, जेडपीडी में मान लीजिए कोई बच्चा की टेबल को पढ़ रहा है और बीच बीच में वो कहीं अटक जाता है तो बार बार उसकी सहायता की जाती है और बच्चे को आगे सिखाया जाता है। तो अभी इतना ही मैं बता सकती हूँ और आगे डिटेल्स में तभी बताऊंगी जब ये थीम आपको कराऊंगी। समझ में आया अनुराग? इतना समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए भाई क्लियर है अनुराग? चलिए आगे देखिएगा। तो नेक्स्ट, किसने कहा था विकास निषेचित डिंब से परिपक्व अवस्था तक शामिल प्रक्रियाओं के जटिल समूह को संदर्भित करता है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया है। देखिए अनुराग, आपने डिटेल पूछा तो लर्नर क्या है, कम होने लग जाते हैं, क्योंकि आजकल के जितने भी लर्नर हैं ना हमारे, वो सिर्फ क्या चाहते हैं कि बस 4 भाई क्या है ऑप्शन मिल जाए और क्वेश्चन मिल जाए, बात खत्म। ना तो वो डिटेल्स में जाना पसंद करते हैं और ना ही वो समझना चाहते हैं। और एक बात और, कि यदि आप इस तरह से आधा अधूरा पढ़ेंगे ना तो कभी भी अपने जो आपके सपने हैं ना उनको साकार नहीं कर पाएंगे। ये जो जितने भी प्रैक्टिस सेट होते हैं, जितने भी सैंपल पेपर आपको कराए जाते हैं, इसका पर्पस यही होता है कि आपने कितना सीख लिया है उसका रिवीजन यहाँ पर होता है। लेकिन आजकल यदि थ्योरी पढ़ाने लगे तो बच्चे गायब भी हो जाते हैं, ठीक है। तो हर एक चैनल ने सिर्फ क्या सोचा है, एमसीक्यूज ले लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि बच्चा ही यही चाहता है। ये गलत है बिल्कुल। अभी देखिए कितने बच्चे तो कहां से कहां पर आ गए, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि कोई बच्चा डिटेल्स पूछता है तो सभी बच्चे आराम से समझें और सुने, ये होना भी चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है, ठीक है। चलिए हाँ, आरती ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके फोल्डिंग में यदि कोई बच्चा, मान लीजिए कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो उसे साइकिल अपने आप से नहीं आती है तो हेल्प लेता है, और जब वो साइकिल सीख जाता है तो वो जो सहायता है बिल्कुल बंद हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 अब आप सभी के सामने, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो देखिए, नहीं पूछिए, मुझे अच्छा लगता है आप सभी का पूछना। 18 का देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा। तो क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो यहाँ पर आंसर भी मुझे मिलने लगा है काजल की तरफ से, आरती की तरफ से, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, अब बात करें हम कि जर्सेट, टेलकॉट और सांबरे, बिल्कुल सही जवाब इन्होंने कहा है कि जो विकास होता है वो निषेचित डिंब यानी कि डिंब अवस्था से परिपक्व अवस्था की जो प्रक्रियाएं होती है ना उनमें शामिल होकर आगे की ओर बढ़ता है। तो ये किसने कहा है, वो जर्सेट ने कहा है। बी आंसर बिल्कुल सही जवाब है। और ये डेफिनेशन अच्छे से याद भी कर लेना, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, रीट का हो, सीटेट का हो, यूपी टेट का हो, कोई भी एग्जाम हो, ये डेफिनेशन कई बार आई है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, छोटे बच्चे स्कूल में अपने शिक्षकों द्वारा निर्धारित आचार संहिता का पालन करते हैं। इन बच्चों द्वारा नैतिक विकास की किस स्तर का अनुसरण किया जाता है? तो देखें, उत्तर पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक स्तर या सामाजिक अनुबंध स्तर। तो जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आंसर दीजिएगा सभी। क्वेश्चन देखिए, जो बिल्कुल नमित, मैं बार बार कहती हूँ ना आपसे कि जो नहीं समझ में आ रहा है आप सभी पूछो, क्योंकि जब तक आप डाउट में रहोगे, आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक बेकार है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने बी बता दिया, ए बता दिया, सही है तो ठीक, वरना आगे चलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो समझ में नहीं आता वो पूछना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, 19 पढ़िए और जवाब दीजिए। 19 का बी देखिए, अनुराग ने कहा है डी आंसर,
अंजू ने कहा है बी आंसर। अब यहाँ पर नमित जी ने कहा है ए आंसर, ए बी सी डी। यहाँ पर खिचड़ी पकाई है आप सभी ने, क्योंकि क्वेश्चन को आप लोग ढंग से पढ़ते नहीं हो, बस फिर बाद में कहते हो मैम ऐसा क्यों नहीं हुआ, हमारा आंसर गलत कैसे हो गया। भाई क्वेश्चन को देखिए पहले, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है कि छोटे बच्चे तो सामाजिक अनुबंध स्तर कहाँ से आ गया, क्योंकि आपने देखा होगा सामाजिक अनुबंध स्तर जो है वो तीसरे चरण में आता है, तीसरे में आता है। ठीक है, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। ये उत्तर परंपरागत में आता है, इसमें बच्चे छोटे नहीं रहते हैं, इसीलिए डी वालों बिल्कुल गलत है आपका आंसर। अब बात करें जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उत्तर पारंपरिक, भाई कैसे आएगा, ये डी का ही ए आंसर को यानी कि स्तर में बदल दिया है, ये इसकी अवस्था में विभाजित कर दिया है। अब बात करें सी और बी वालों, देखिए आपने वे कौन सी अवस्था पढ़ी। यदि टीचर कह दे कि बेटा 2 और 2 कितने होते हैं, कि 2 और 2 5 होते हैं, अब बच्चा कहे नहीं सर 2 और 2 तो 4 होते हैं, टीचर एक थप्पड़ लगाता है और बच्चे से कहता है नहीं 2 और 2 4, 2 और 2 5, जो मैंने बोला सही याद कर। तो बच्चा कहता है ठीक है 2 और 2 5 होते हैं। बच्चा किसके द्वारा बोलना शुरू करता है, या तो दंड के द्वारा या फिर आज्ञा के द्वारा। तो ये दंड और आज्ञा का पालन कौन सी अवस्था में होता है, पूर्व पारंपरिक स्तर। तो इसमें आपका बी आंसर जो होगा वो सही जवाब होगा। समझ में आया, भाई बताइए क्लियर हुआ या नहीं आरती पटेल। भाई वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे को सही और गलत इसका ज्ञान नहीं होता, जो सामने वाला उसे कह देता है वो उसी को मानता है, यदि ना माने तो उसे डांट लगेगी, तो वह पूर्व पारंपरिक स्तर। क्लियर हुआ, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है। समझ में आया सभी को, भाई क्लियर हुआ या नहीं बताइएगा एक बार। चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है, दक्षता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है कैसे, छात्रों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने से, छात्रों की सफलता की एक दूसरे से तुलना करने से, गृह कार्य के रूप में बहुत सारी सामग्री आवंटित कर या फिर अनपेक्षित परीक्षाएं लेकर। तो यहाँ पर किसी भी बच्चे की दक्षता को आप कैसे प्रोत्साहित करेंगे ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी के सामने है और इसका क्या होगा जवाब जल्दी से बताएं। बी ऑप्शन, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में शब्दकोश का विकास होता है। सी, कॉलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तरों की। चलिए तो यहाँ पर एकदम सही हो गया होगा ना, ठीक है। चलिए तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है 21 और क्या होगा इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर भी आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर भी आप हलवा बनाने का काम करेंगे। कैसे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब भाई यहाँ पर बी आंसर भी मुझे लगा है, बी वालों शाबाश, आपको चॉकलेट मिलेगा आज। चलिए भाई बी वालों शाबाश, ठीक है। शिखा, अंजू रानी, काजल, नरगिस, सोनिया, अनुराग सभी ने कहा है बी ऑप्शन। तो यहाँ पर एक बात मुझे बताइए कि हम बात करें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, जो जीन प्याजे का सिद्धांत है, ठीक है। भाई एक बात बताओ, इसने गलत पूछा है या सही, गलत पूछा है या सही, जल्दी से जवाब दीजिएगा मुझे। नमित, राकेश, शिखा, भाई जल्दी से जवाब दें कि इसने गलत पूछा है या सही। गलत पूछा है ना, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कितना 2 से 6 वर्ष, और 2 से 6 वर्ष की आयु में बच्चा क्या है, शब्दकोश का विकास होता है, भंडार होता है, वो बहुत सारे शब्दों को बोलने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर गलत कैसे हुआ जल्दी से मुझे बताएं जिन्होंने बी आंसर दिया है। बी वालों बिल्कुल 0 नंबर दूंगी आपको यहाँ पर, क्योंकि बी आंसर जो है बिल्कुल सही है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में शब्दकोश का विकास होता है, बच्चा नए नए शब्दों को बोलना शुरू करता है, तो यहाँ पर बी आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे। अब यहाँ पर आप लोगों के फिर से ऑप्शन बदले हैं और अब कहा है कि डी। अब डी क्यों भाई, डी में ऐसा गलत क्या है जो डी ऑप्शन होगा बताइए मुझे। ZPD, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसमें क्या है ऐसा जो कि गलत माना है आप लोगों ने, बताएंगे आप मुझे।
भाई जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर चलिए, तो देखिए यहाँ पर यदि मैं आपको घुमाती रहूंगी तो आप घूमते रहेंगे, क्योंकि आप लोग अपने आप में विश्वास नहीं रखते हो, ये गलत बात है। जेडपीटी का अर्थ क्या होता है भाई? जेडपीटी का अर्थ होता है संभावित। क्या होता है? संभावित। संभावित विकास का क्षेत्र, संभावित विकास का क्षेत्र। तो और यहाँ पर दिया था शीघ्र विकास का क्षेत्र, तो आपका डी ऑप्शन क्या होगा? वो गलत कथन होगा। इसीलिए जिन्होंने भी डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही जवाब है। और सी आंसर वालों को तो मैंने आपको बताया था कि कॉलवर्ग के सिद्धांत के 3 चरण होते हैं, 3 स्तर होते हैं। ये स्तर है, ठीक है भाई, जिन्होंने भी स्तर है, स्तर, ठीक है, स्तरों की पहचान की। क्लियर हुआ? स्वर लगा हुआ है इसलिए सी आंसर दिया होगा। ओके भाई, अंजू, आरती, क्लियर हुआ? जेडपीडी का अर्थ क्या होता है? संभावित विकास का क्षेत्र, न कि शीघ्र विकास का क्षेत्र। ओके, आगे चले। चलिए, ये 3 स्तर है, स्वर नहीं है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गई है लिखने में, टाइपिंग में। ओके, चलिए आगे देखिए। योग्यता पर आधारित छात्रों के सामूहिकरण को, अब देखिए योग्यता के आधार पर छात्रों के सामूहिकरण को क्या किया जाता है? हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह संदेश देता है, क्योंकि यह संदेश देता है कि क्षमता प्रयास से अधिक मूल्यवान है। बी, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह विशेष तरीकों का उपयोग कर अधिगम करता है। सी, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह छात्रों की भी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। या डी ऑप्शन, बी और सी दोनों? तो जल्दी से बताइए क्या है इस प्रश्न का उत्तर? अनुराग ने कहा है कि 22 का होगा ए, बी और सी दोनों। शाबाश अनुराग। चलिए बात जल्दी से बताइएगा, आंसर दीजिए। तो यहाँ पर आरती और सभी ने दिया है भाई कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन, यानी कि बी और सी दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, हम योग्यता के आधार पर, योग्यता पर आधारित छात्रों के समूहीकरण को क्या करेंगे भाई? प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह विशेष तरीकों का उपयोग कर अधिगम करता है। सी कहता है कि प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। और ए ऑप्शन कहता है कि हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह संदेश देता है कि क्षमता जो होती है, क्षमता प्रयास से अधिक मूल्यवान है। तो यहाँ पर आप क्या है, आपने सी आंसर भी दिया है और डी आंसर सबसे अधिक मुझे मिले हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का एक बात मुझे बताइएगा, पहले आपसे ही पूछ लिया जाए कि आपकी क्लास में क्या है, 30 बच्चे हैं और 30 बच्चों को आप योग्यता के अनुसार क्या है, उनका समूहीकरण कर दें, उनका एक समूह बना दें कि भैया 10 बच्चों का ग्रुप क्या है, ये प्रतिभाशाली बच्चे हैं। ठीक है, और 10 बच्चे कैसे हैं? सामान्य बच्चे हैं। और ये 10 बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, ने पीछे बिठाया जाए, ये मंद बुद्धि वाले बच्चे हैं। तो उसमें क्या होगा भाई? जल्दी से बताइएगा। आपने योग्यता पर आधारित होकर छात्रों का सामूहिकरण कर लिया, ठीक है, 3 भाग में बच्चों को बांट दिया, एक प्रतिभाशाली बच्चों को, 10 में सामान्य और 10 में मंद बुद्धि बच्चे। तो आप क्या करेंगे, उसमें क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। भाई मैंने क्या पूछा है अनुराग? अभी मैंने कुछ बोला है। यदि आप किसी भी कक्षा में योग्यता पर आधारित छात्रों का समूहीकरण बनाते हो, तो वहां पर क्या होगा? क्या बच्चा वहां पर प्रोत्साहित होगा? बताइएगा मुझे। यदि किसी बच्चा में 30 बच्चों के अलग अलग वर्ग बना दिए जाए, 10 बच्चे प्रतिभाशाली, 10 बच्चे सामान्य, 10 बच्चे मंद, तो क्या होना चाहिए? बी ऑप्शन सबसे अच्छा है, बट यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। देखिए भाई यहाँ पर जो होगा, वो जो एग्जामिनर ने माना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि योग्यता के आधार पर यदि आप किसी बच्चे का सामूहिकरण करते हैं तो वहां पर हतोत्साहित किया जाना चाहिए और यह संदेश भी देना चाहिए, यदि बच्चा क्षमता प्रयास से अधिक मूल्यवान होती है, यदि बच्चा उसके लायक है,
यदि बच्चा कोशिश करेगा तो वो क्या होगा, वो आगे भी बढ़ सकता है। तो ना यहाँ पर बी होगा, ना सी होगा, ना डी ऑप्शन होगा। मैंने बार बार आपको कहा है कि किसी भी बच्चे को योग्यता के आधार पर बांटेंगे तो उस क्लास में क्या होगा, सारे बच्चे भाई उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और वहां जो होगा हतोत्साहित बच्चे होंगे। तो आपका ए आंसर जो होगा वो सही जवाब होगा। अब मुझे बताइए क्लियर हुआ या नहीं, समझ में आया, सिखा, अनुराग क्लियर हुआ, समझ में आ गया। बार बार मैं आपको समझा रही हूँ कि आप किसी भी बच्चों को योग्यता के आधार पर बांट के समूहीकरण में बांट दो तो वहां के बच्चे अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम किसी को बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि मेरा टाइम भी हो गया है। एक व्यक्ति यह कारण देते हुए सरकार को कर नहीं देता, टैक्स नहीं देता कि वह भ्रष्ट सरकार का समर्थन नहीं कर सकता है। यह नैतिक विकास की किस स्तर का अनुसरण किया जा रहा है, जल्दी से बताइए। पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक या सामाजिक अनुबंध स्तर? जल्दी से करिएगा कमेंट क्योंकि टाइम मेरा पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से आंसर मिलना चाहिए। 21 का क्या होगा जवाब? हाँ, आप लोग पॉजिटिव ही सोचते हो, सिखा, सही कहा आपने। आंसर दीजिएगा और क्लास कैसी लगी लास्ट में बता के जाइएगा। ठीक है, 23 का डी आंसर मुझे मिला है सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। भाई जल्दी से बताएं। और संज्ञा आप थोड़े से ज्यादा एक्साइटेड हो गए इसीलिए आपने सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत बता दिया है। डी ऑप्शन। चलिए तो यहाँ पर बिल्कुल भाई क्या कहा जाए, सही कहा जाए या गलत कहा जाए? तो डी आंसर बिल्कुल सामाजिक अनुबंध स्तर। सामाजिक अनुबंध स्तर में आप क्या देखते हैं? सामाजिक अनुबंध स्तर में आप क्या देखते हैं? आप ये देखते हैं कि जो सही है उसके साथ आप भाई क्या सहमति रखते हैं और जो सही नहीं है उसके साथ उसके लिए आवाज उठाते हैं। तो ये उत्तर पारंपरिक स्तर का सामाजिक अनुबंध स्तर कहलाता है। भाई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिन्होंने भी कहा है डी ऑप्शन, तो क्या माना जाए, सही या गलत? जल्दी से जवाब चाहिए मुझे आप सभी का। तो बिल्कुल सही आंसर डी ऑप्शन, कोई डाउट नहीं। आगे देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार शिक्षक अधिगम में वृद्धि कर सकता है। तो देखिए और बताइए, छात्रों से उम्मीद न करके, छात्रों से अत्यंत ऊंची अपेक्षाएं रखकर, छात्रों से वास्तविक अपेक्षाएं रखकर, या फिर अपेक्षाओं का एक समान स्तर रखकर? तो जल्दी से बताइएगा 24 का सही जवाब। आंसर दे सभी के सभी, आंसर दीजिएगा। भाई लास्ट क्वेश्चन है, क्लास कैसी लगी, कितना समझ में आया, जरूर बताइएगा। यदि पहली बार आप मेरी क्लास में विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हालांकि आज जो मैं आपको थ्योरी स्टार्ट करने वाली थी और आज थ्योरी नहीं की है, लेकिन कल पक्का आपकी जो सीडीपी की क्लास है उसमें आपका कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं कराया जाएगा, थ्योरी कल से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 24 का सी आंसर मुझे मिला है और बिल्कुल सही जवाब है कि हम छात्रों से वास्तविक अपेक्षाएं रखेंगे। अत्यधिक उम्मीद रखना ये भी गलत है, कोई उम्मीद ना करे ये तो बिल्कुल गलत है, और सभी का एक समान स्तर ये भी नहीं होना चाहिए। वास्तविक अपेक्षाएं, बच्चा क्या कर रहा है, क्या सीख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी आंसर जो होगा वो सही जवाब होगा। सी को लॉक किया जाता है। और क्लास के जो और भी क्वेश्चन थे, लेकिन टाइम मेरा भाई हो चुका है, 12 बज चुके हैं, तो आप सभी से इजाजत चाहती हूँ कि अब मिलेंगे हम इवनिंग में 4 बजे हिंदी के साथ लेट्स क्रैक टीटी पर। भाई वहां पर भी आया करें, वहां पर बहुत कम संख्या होती है। यदि आपको हिंदी में डिटेल से पढ़ना है तो मैं स्टार्टिंग से ही करा रही हूँ, आज वहां पर क्रिया कराऊंगी, तो वहां पर आना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बहुत अच्छे से आपने आंसर दिए हैं। ऐसे ही आंसर देते रहिएगा, सपने साकार होंगे। जो भी आपकी सपने हैं, आपके फैमिली वालों के सपने, उनको पूरा कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। एक सेकेंड, एक बात बता,